हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएसटी के वर्कशीट नंबर 60 को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार वर्कशीट को चेकआउट कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो आज की जो एक मिनट फ्रेंड्स ओके तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो सब्जेक्ट आपकी सामाजिक विज्ञान, जो राजनीतिक विज्ञान है, और क्लास 10th और वर्कशीट नंबर देखिए 60 और आज की डेट है 1 दिसंबर 2020। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। और ये जो वर्कशीट है, पिछली वर्कशीट भी आपकी जो चैप्टर नंबर 1 विकास से ही लिया गया था, और आज की भी वर्कशीट है आपके इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जो चैप्टर नंबर 1 है विकास से ही लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को देखते हैं और इनके सॉल्यूशन को भी करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विभिन्न व्यक्ति, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है सबसे पहला कि विभिन्न व्यक्ति में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे टोटल जो आपके पास है यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, उसके बाद एक छोटा सा अनुच्छेद दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है। तो ये क्वेश्चन है कि तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स कि एक बार आप ज़रा सोचिए कि विकास के जो लक्ष्य होते हैं हर लोगों के अलग अलग होते हैं। क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं, मान लीजिए जो लोग किसान हैं या जो लोग मजदूरी करते हैं, या इनमें से जो कुछ लोग होते हैं मान लीजिए जो मेट्रो सिटी में रहते हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, या कोई जो लोग टीचर्स हैं या कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब इस पे पोस्ट पे हैं, तो सबके लिए विकास की जो एक उनके लिए एक एम होता है, उनकी एक आकांक्षाएँ होती है और उनके विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि अलग अलग जो व्यक्ति होती है उनके लिए विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है। तो यहाँ पे देखिए बोलेंगे हम, लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती है, यानी लोगों की जो सिचुएशन है कि कौन किस कंडीशन में किस परिस्थिति में जी रहा है, तो उनकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, उनकी आय, व्यवसाय, जीवन स्तर अलग अलग होते हैं। यानी हर व्यक्ति की आय कि वो कितना कमाते हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उनके रहने का ढंग किस तरीके से है, तो ये सभी चीज़ उनके आय पे भी, रहने का जो ढंग है वो सभी उनके आय पे भी निर्भर करते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कोई भूमिहीन मजदूर है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई किसान है, कोई शिक्षित बेरोज़गार है, यानी शिक्षित तो है लेकिन बेरोज़गार है, कोई अमीर है, सबकी आकांक्षाएं, सबकी इच्छाएं और लक्ष्य अलग अलग होती है। इसलिए विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास की धारणाएँ भी अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आता आपका कि विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड किस प्रकार भिन्न है। तो विश्व बैंक का जो मापदंड होता है फ्रेंड्स, ये क्या कहते हैं यहाँ पे, तो विश्व बैंक का जो मापदंड होता है ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। जो यहाँ पे कैटेगरी होता है, जो भी वर्ग होते हैं उनका जो वर्गीकरण होता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। लेकिन जबकि यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी हर चीज़ को देखती है, जैसे मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल में नामांकन जैसे जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों का प्रयोग भी करता है। तो यानी ये सब चीज़, तो यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी थोड़ा एक्सटेंट लेवल पे देखती है, बड़े लेवल पे देखती है जाकर, जैसे कि यहाँ पे जो जैसे मृत्यु दर है, यहाँ पे वहाँ पे रहने वाले लोगों के मृत्यु दर भी क्या करती है, तो विकास के मापदंड को मृत्यु दर भी अफेक्ट करती है, और स्वास्थ्य सेवाएं भी, स्कूल में नामांकन यानी कितना नामांकन हो रहा है, और स्वास्थ्य की सेवाएं कितनी सेवाएं मिल रही है स्वास्थ्य की। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये अलग अलग वर्गों को वर्गीकरण करता है जो यूएनडीपी है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्या आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो आर्थिक विकास मतलब आपकी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए ये कहा जा रहा है कि क्या साक्षर होना ज़रूरी है, यानी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल सही है।
कि साक्षरता सिर्फ हमारे विकास तक ही सीमित नहीं है। केवल हम इतना नहीं कह सकते कि हमें विकास करने के लिए हमें साक्षरता होना ज़रूरी है, बल्कि अगर आप शिक्षित हैं या साक्षर हैं तो आप हर फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। यानी इसका गहरा संबंध सामाजिक आर्थिक विकास से भी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिल जाएंगे। जो शिक्षित लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनमें दोनों में काफ़ी फ़र्क देखने को आपको मिलता होगा। इससे जन समुदाय का आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर में सुधार होता है। अगर मान लीजिए आप अपने गांव में अकेले एक शिक्षित हैं, आपकी फैमिली एक ऐसी है जो कि शिक्षित है, तो आप पूरे गाँव वाले को मान लीजिए गाँव वाले के सामने कोई भी संकट आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको उन प्रॉब्लम से, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उन प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा दिलवा सकते हैं। ठीक है। रोज़गार में वृद्धि होती है। जैसे कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आपने अपने गांव में देखा कि बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं, तो आपने एक इंडस्ट्रीज़ डाल दी या बहुत बड़ी कंपनी खोल दी, तो उनमें लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। साक्षरता से समाज के सभी वर्गों में जागरूकता फैलती है, और अगर आप शिक्षित हैं तो समाज के लोगों को भी आप जागरूक करेंगे शिक्षा को लेकर के। आज के टाइम में हमारे लिए शिक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और बिना शिक्षा के लोग कहा जाता है कि मरे हुए लोगों समान होता है, जिससे आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। क्योंकि जितनी भी देश है जो बड़ी बड़ी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके और काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है, तो अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप यहाँ पे नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर पाएंगे और कुछ नया अपने देश के लिए कर पाएंगे। नए उद्योग स्थापित करने की भी क्षमता का विकास होता है। अब अगर आप शिक्षित हैं तो नई नई फैक्ट्रीज़, उद्योग वगैरह भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको हर फील्ड में आपको समस्या आएंगी। ठीक है, चलिए, इसलिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखिए। आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जिनकी आप बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। क्या यह सत्य है? स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी जेब में पैसा है, तो पैसे से आप क्या क्या ख़रीद सकते हैं? पैसे से आप वो सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकते जिनकी हम बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता होती है। जैसे धन से आप क्या खरीद सकते हैं? धन से केवल भौतिक उपभोग वाले जो आपको ज़रूरत है उनको केवल वो खरीद सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक चीज़ें जो नेचुरल द्वारा आपको दिया हुआ है, नेचर ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। जैसे स्वच्छ पर्यावरण, यानी अगर आप चाहेंगे कि आपका जो पर्यावरण हो, आपके जेब में इतना सारा पैसा और आप एक स्वच्छ पर्यावरण आप ख़रीद लें ताकि आप अच्छी तरीके से उस पर्यावरण में जी सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, वायु को भी आप पैसों से नहीं खरीद सकते। आदि को धन से, यानी ये सभी चीज़ें अगर आप ये कहें कि मान लीजिए आपको सर्दी के टाइम में आप ये कहें कि मैं इतना धन है मैं सूरज खरीद लूँ, तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि नेचर ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और इनको आप धन से नहीं खरीद सकते। तो अतः पर्यावरण दूषित है तो चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सभी के लिए एक समान रूप से दूषित है। या ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आप अमीर हैं और आपके पास पैसे बहुत हैं तो पर्यावरण मान लीजिए पॉल्यूटेड है या बिल्कुल क्लीन है। तो ऐसा तो नहीं है कि केवल गरीब आदमी के पास ही गरीब आदमी को ही साफ़ पर्यावरण मिलेगा, अमीर को नहीं मिलेगा, या अमीर को ही मिलेगा, गरीब को नहीं मिलेगा। नहीं, ये सब चीज़ें सब के लिए समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए एक बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5th क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया। चलिए मैं 5th क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन आपका ये देखिए कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती। इनके 3 कारण लिखिए। यानी गांव के क्षेत्र में, जैसे अभी भी आप देखते होंगे गांव में जो ये रिवाज चलाया जाता है कि नहीं, बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, बेटियां जो है केवल घर का काम करेंगी। तो ये सब चीज़ें, तो इसीलिए यहाँ पे है कि गाँव के क्षेत्र में जो बालिकाएँ हैं, जो बेटियाँ हैं, केवल माध्यमिक स्तर यानी मिडिल क्लास तक ही पढ़कर ये शिक्षा प्राप्त करती हैं और उनके बाद छोड़ देती हैं, यानी यहीं तक प्राप्त कर पाती हैं। उनकी आगे भी इच्छाएं होती है लेकिन उन्हें आगे नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो इनके 3 क्या कारण हो सकते हैं? तो चलिए इनके 3 कारण को हम देख लेते हैं एक बार।
तो ये देखिए इनके 3 मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात तो जो गांव में जो लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। दूसरी बात माता पिता का शिक्षित ना होना। सबसे मेन रीज़न है कि माता पिता का शिक्षित नहीं होना, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो 2-4 को और शिक्षित करेंगे, अपने समाज में अच्छी बातों को फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तीसरी बात है कमज़ोर आर्थिक स्थिति। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि मान लीजिए जहाँ पे आपकी बालिकाएँ या आपकी बेटियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं, इनके पीछे आपकी आर्थिक स्थिति का भी एक कारण हो सकता है, यानी आपकी गरीबी का भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है? किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। अब ये देखिए देश के विकास के लिए अब जितनी भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जैसे सार्वजनिक सुविधा उसे कहते हैं जिन पे हमारे देश में रह रहे जितने भी लोग हैं उनका सभी का अधिकार होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई होती है। तो सार्वजनिक सुविधाएँ जितनी भी, जैसे अब आप ये अगर सोचेंगे कि गाँव अपने देश का जो विकास करना है तो वो केवल निजी सुविधाएँ से कर सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए बिना बेहतर सार्वजनिक सुविधाएँ के किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। अगर आपको सार्वजनिक सुविधाएं बेहतर नहीं मिलेंगी तो आपका विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो ये जैसे शिक्षा मान लीजिए आप निजी शिक्षा करके बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। अगर आप मान लीजिए अमीर है तो कर लेंगे, लेकिन गरीब लोगों के लिए एक मुश्किल यानी एक कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा। दूसरी बात है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य जैसे आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर अगर हमारे यहाँ पे बात करें तो बहुत हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अगर आपको बहुत कि कई बार तो जो गरीब लोग होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट इलाज नहीं करवा पाते, तो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा उन्हें ये हेल्प कर दी जाती है। तो इसलिए सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ लेकर वो लोग काफ़ी अच्छे से रह पाते हैं। तीसरी बात है परिवहन आप निजी परिवहन का प्रयोग करके हर बार ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। चौथी बात है पेयजल, पानी पीने का जो आपको जल मिल रहा है। पांचवी बात साफ़ सफाई का भी आपको ये सार्वजनिक अगर आपको नहीं मिलता तो निजी से आप इतना नहीं कर पाते। उसके बाद बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, पेयजल, साफ़ सफाई, ये सभी देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और ये सभी चीज़ें जो है ये आपको निजी रूप से इनको आप इस्तेमाल करने में आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि अभी मैं आपको बताया कि जो गरीब लोग होते हैं वो इनका इस्तेमाल निजी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए उपाय बताइए। पहली बात तो सतत आर्थिक विकास को समझिए। ठीक है, तो सतत आर्थिक विकास क्या होती है? ऐसे विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी वो उस तरीके का विकास हो जो हमारे पर्यावरण को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए और इनकी जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरत पहुंचाए बिना जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, यानी सतत आर्थिक विकास कहलाती है। तो एक बार चलिए मैं सतत आर्थिक विकास आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट, चलिए सतत आर्थिक विकास जैसे कि अभी मान लीजिए आज के टाइम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, और अगर आप उन चीज़ों का कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे, लगातार उसका इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीज़ ना बचे और पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो। तो लेकिन यहाँ पे सतत आर्थिक विकास उन विकास को कहते हैं जिनमें कि आपको किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचाए बिना, यानी पर्यावरण को किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचाए बिना जो अगली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर आपकी जो ज़रूरत जो नॉर्मल आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो, उन्हें सतत आर्थिक विकास कहते हैं। तो पहली बात तो इनको रोकने के लिए देखिए क्या क्या उपाय हैं। पहली बात तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। जितने भी अगर आपको सतत आर्थिक विकास को कंटिन्यू रखना है, आपको ये करना है, तो पहली बात तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा। दूसरी बात ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। अब नवीकरणीय संसाधन यहाँ पे एक वर्ड आता है, देखिए नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि ये वैसा संसाधन जो एक तो नवीकरणीय संसाधन होता है, दूसरा होता है गैर नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है वैसा संसाधन जिसका आपने एक बार प्रयोग किया और दोबारा भी प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा यानी सनलाइट, जो भी धूप है, इनका जब आप एक बार प्रयोग करते हैं दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। या गोबर गैस मान लीजिए, ये भी एक
क्या है, नवीकरणीय संसाधन ही है। तो इस तरीके से आप इनका प्रयोग दोबारा भी कर सकते हैं। अगला देखिए, एसी, फ्रीज, डीजल चलाने वाले जितने भी वाहन हैं इनका सीमित उपयोग करना, क्योंकि एसी, फ्रीज, इनमें जो जितने भी डीजल से हो, पेट्रोल से हो, ये सब चीज़ें या कोयले वगैरह हो, इनका आप इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इन्हें बनने में काफ़ी हज़ारों साल लग जाते हैं। लेकिन इनका आप अगर लगातार आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका। यहाँ पे पर्यावरणीय रक्षण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। यानी पर्यावरणीय सीमा के दायरे में बंधा हुआ नहीं है, यानी पर्यावरण जो हमारा किसी भी सीमा के अंदर बंधा हुआ नहीं है। अगर किसी क्षेत्र विशेष का पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका असर दूर तक जाता है। यानी मान लीजिए अगर किसी भी हमारे देश का कोई एक साइड, किसी भी एक स्टेट में पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है तो इनका असर दूसरे स्टेट पे भी देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली के आसपास के राज्यों में कृषि अवशेष, जैसे मान लीजिए पंजाब में जब गेहूँ की खेती होती है तो उनमें बहुत सारे गेहूँ से जब दाने को अलग किया जाता है तो उनसे बहुत सारा भूसा निकलता है और वो भूसा क्या होता है, वो वहाँ से उड़ कर दिल्ली के जैसे क्षेत्रों में भी दिखाई देने लग जाता है। आसपास के इलाके में पराली आदि जलाने से, यानी जैसे वहाँ से जो उनके गेहूं से पराली वगैरह निकलती है तो उनको जलाने से जो धुआं वगैरह है उस धुएं का असर आपको आसपास के स्टेट पे भी, यानी दिल्ली, पंजाब से आपको चंडीगढ़ में देखने को मिल जाता है, दिल्ली में देखने को मिल जाता है और आसपास के फरीदाबाद के एरिया, गुड़गांव वगैरह के एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसकी धुआं दिल्ली तक आती है और यहाँ पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, नवा क्वेश्चन एक बार। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि पृथ्वी के पास सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। यानी जितनी भी चीज़ें इंसानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए है वो सभी पृथ्वी पे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति का लालच है ना, उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए विकास प्रसंगी का चर्चा कीजिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है एक तरीके से अगर कहें तो, क्योंकि हमें जितनी भी चीज़ें पृथ्वी के अंदर है अगर उनका हम इस्तेमाल एक सही तरीके से करें तो वो हम भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी कर लेंगी। लेकिन अगर लोगों के अंदर लालच आ जाती है तो उनका इस्तेमाल फिर वो लगातार करना शुरू कर देते हैं और वो उनको दूसरे रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिनसे उनके अंदर कमी आ जाती है और अंततः वो चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है। चलिए इनको एक बार समझ लेते हैं। गांधी जी का ये कथन विकास की चर्चा के लिए प्रासंगिक है। गांधी जी ने ये कथन जो दिया था ये बिल्कुल प्रासंगिक है। हम जानते हैं कि धरती के पास इतने संसाधन हैं वे हमारे जीवन में कम नहीं पड़ने वाले। तो धरती में जितने भी संसाधन हैं हम पूरे जीवन भर हमें कम नहीं पड़ने वाले हैं वो, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को आगे भी सोचना होगा, लेकिन हमें आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए भी सोचना पड़ेगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना होगा। यदि हम प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते रहेंगे, दोहन मतलब लगातार उनका इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपने लोभ पर काबू पाना होगा और प्राकृतिक से केवल उतना ही लेने की आदत डालना है जितने की हमें आवश्यकता हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि विकसित देश और विकासशील देश में क्या अंतर है। तो चलिए एक बार यहाँ पे देखिए, विकसित देश और विकासशील देश के बीच अंतर देखना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है जबकि विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम होती है। तो जो विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो वहाँ पे विकास भी देखने को मिलेगा। हर क्षेत्र में विकास का स्तर काफ़ी ऊंचा होगा, विकास देखने को मिलेगा। लेकिन विकासशील देश में क्या, प्रति व्यक्ति आय कम होती है। दूसरी बात, विकासशील देश में सार्वजनिक सुविधाएं बेहतर होती है। विकसित देश के मुकाबले में विकासशील देश के मुकाबले में विकसित देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा का स्तर हो, ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। और तीसरे देखिए, विकसित देश में विकासशील देश की तुलना में उच्च जीवन स्तर होते हैं, रहने का ढंग और वहाँ पे शिक्षा के स्तर काफ़ी ऊंचे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, विकास का स्तर मापने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 एक बार चलिए मैं वहाँ पे बैक आपको वहाँ लेके चलता हूँ मैं वर्कशीट पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार, पृथ्वी के पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ते हैं। पृथ्वी के पास सभी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, ये तो हो चुका।
ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका। अब देखिए आगे अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है कि ये आपके पास एक अनुच्छेद दिया हुआ है और इन अनुच्छेद को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्यूशन, इनको आपके इनके आंसर लिखने हैं इन अनुच्छेद को पढ़कर। ठीक है, चलिए यहाँ पे अनुच्छेद, यहाँ पे देखिए क्या यह एक बार ये एहसास हो जाता है कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण है, फिर भी यह विकास के स्तर का अपर्याप्त उपाय है। यानी एक बार इनको देख लेते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि कभी कभी हमें एहसास होता है कि जो आय का स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास का स्तर अपर्याप्त उपाय है। हम अन्य मापदंड के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ऐसे कसौटी की एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन तब यह इतनी उपयोगी नहीं होती। हमें जो कुछ चाहिए वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की एक छोटी संख्या है। स्वास्थ्य और शिक्षित संकेतक जैसे कि केरल और महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग करते हैं। उनमें से एक है पिछले एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक विकास के उपाय के रूप में आय के साथ साथ व्यापक रूप से उपयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देश की तुलना करती है। तो ये आपके जो पैसेज हैं इनमें चलिए आपके जो क्वेश्चन है, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है। यहाँ पे जो शुरू में हमने पढ़ा था, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है, तो इनका आंसर देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो ये देखिए, ये है क्वेश्चन आपको कि विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है। तो विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त है क्योंकि विकास का स्तर मापने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के जीवन का स्तर का प्रकार आदि भी आवश्यक होता है। यानी अगर आपको विकास का स्तर मापना है तो लोगों के, इसके लिए क्या है, अभी आपको पीछे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि इनमें क्या है कि इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन का स्तर, इन सब चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी, विकास को मापने के लिए संकेतों की एक सूची बनाइए। तो विकास को मापने के लिए आप जिन जिन संकेतों का प्रयोग करेंगे उनकी एक सूची बनाइए। तो पहली तो होती है प्रति व्यक्ति आय, दूसरी होती है शैक्षिक स्तर, तीसरी स्वास्थ्य सेवाएं और चौथी जीवन प्रत्यांश। ठीक है, चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ऊपर ही आपके पास एक अनुच्छेद दिया हुआ था, इनको आप संक्षिप्त में लिखें, यानी शॉर्ट में आप पूरी अनुच्छेद के बारे में आप लिखें। तो यहाँ पे देखिए, विकास के स्तर को मापने के लिए आय का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो विकास का स्तर जब भी आपको मापना है तो इसके लिए आय भी एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। विकास के स्तर को मापने के लिए शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन प्रत्यांश आदि सभी का आकलन करना ज़रूरी है। यूएनडीपी भी लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस सारे समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।